कैसे हो सभी लोग। बढ़िया। आज देखो अपन चलते हैं, अपना मेन जो अपना स्टडी रहेगी अपनी आज साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्लियर है। अब अपन इसकी बात करते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो कहाँ से आई है, इसका ओरिजिन क्या है। मेन अपन आज मेन फोकस अपना इंट्रोडक्शन का रहेगा, क्लियर है। और ये जो रहेगा बैच ये आपके फुल इंग्लिश मीडियम रहेगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, क्लियर है। और टर्म्स वगैरह सारी मैं इंग्लिश में यूज करूंगा, तो ये हिंदी मीडियम को भी समझ में आएगा, इंग्लिश मीडियम को मोस्टली जो बनाया गया है स्पेशल बैच वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आगे। देखो, साइकोलॉजी जो वर्ड है वो सबसे पहले अपन बात करूं मैं डिटेल से, तो ये आया कहाँ से है, इसकी स्टार्टिंग, इसकी ओरिजिन वगैरह इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो, साइकोलॉजी जो वर्ड है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है सबसे पहले कि ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है साइकी और एक है लोगस। साइकी का मतलब यहां पर होता है सोल। क्या मतलब है? साइकी का मतलब है यहां पर सोल। और लोगस का अर्थ है टू स्टडी या फिर साइंस। इसका मतलब साइकोलॉजी का मतलब क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि साइंस ऑफ सोल। इसको हम क्या कह सकते हैं? साइंस ऑफ सोल, या फिर आप ये भी कह सकते हो स्टडी ऑफ सोल। ठीक है। और ये जो वर्ड है, सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड की अगर मैं बात करूं कि साइकोलॉजी वर्ड आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से, तो सबसे पहले मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो 1590 1590 के अंदर एक दार्शनिक थे उस टाइम पे जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकल। गोइकलिनिस भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है दोनों का। इसके अंदर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था बुक का, अपने को ध्यान में रखना है, इस बुक का नाम है साइकोलॉजिया। इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर इन्होंने ये वर्ड दिया था सबसे पहले। तो सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड कहां से आया था? ये जनाब दिए थे रूडोल्फ गोइकल। ध्यान में रखेंगी, 1590 के अंदर। इसका मतलब ये जो बातें हो रही है ये कब की हो रही है? ये आपके बातें चल रही है 16वीं शताब्दी की, 16th सेंचुरी की बातें हो रही है। 16th सेंचुरी, इसका मतलब 16th सेंचुरी के अंदर साइकोलॉजी को क्या कहते थे हम? साइंस ऑफ सोल। क्लियर है मेरी बात, है ना? वर्ड से निकल गया। देखो, इसको अलग अलग वर्ड में डिवाइड करेंगे अपन तो पता चल रहा है कि साइकी और लोगस, सोल और स्टेडी। ठीक है। और ये जो कहने वाले थे, इनके समर्थक जो थे वो कौन थे? तो वो थे जनाब आपके अरस्तु, अरिस्टोटल आप जिनको बोलते हो, प्लेटो, डेकार्ते। डेकार्ते, प्लेटो और अरस्तु। अरस्तु को इसीलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइकोलॉजी, सबसे पहले फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि इनकी भी किताब थी एक, और वो फेमस किताब आप जानते हो, द एनिमी। द एनीमिया। और द एनीमिया का अर्थ है, वो निकल के क्या आता है? वो ऑन द सोल, ऑन द सोल। और इसी बुक के वजह से इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया आपके फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको कहे कि साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कौन? अरस्तु है। क्लियर है नंबर? तो और क्यों है? क्योंकि इनकी किताब का नाम क्या है? द एनिमी। ठीक है। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो साइकोलॉजी है, ये मैं स्टार्टिंग से करता हूं। ये साइकोलॉजी जो है वो सबसे पहले जब ये आई थी तो ये निकली है फिलोसॉफी से। किससे निकली है? फिलोसॉफी से। तो फिलोसॉफी को हम कहते हैं मदर ऑफ साइकोलॉजी। फिलोसॉफी क्या कहते हैं? मदर ऑफ साइकोलॉजी। तो आपको कहे कि मदर कौन है साइकोलॉजी की, तो फिलोसॉफी, और फादर कौन है? तो अरस्तु।
बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? साइकोलॉजी वर्ड देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया? रूडोल्फ गोइकल की किताब है 1590 के अंदर, उनकी किताब का नाम है साइकोलॉजिया, उसके अंदर सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड है वो अपने को मिला है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, अब अपन आगे इसमें बात करें। ये देखो, साइकोलॉजी को जो सेपरेट करने वाले थे पहले, अपने आप में साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था। साइकोलॉजी अपने आप में पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो फिलोसॉफी के अंदर था। फिलोसॉफी केवल साइकोलॉजी नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट की मदर है, बहुत सारे सब्जेक्ट इससे निकले हुए हैं। क्लियर है मेरी बात? केवल एक साइकोलॉजी नहीं है। तो साइकोलॉजी जो है उसको अलग करने का जो है कि उसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में स्टेब्लिश किया, तो वो काम किया था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स जो है वो अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं। उनकी किताब है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, आपको ध्यान में होगा तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी उनकी किताब है। उस किताब के अंदर वो किताब इतनी इंपॉर्टेंट है, उस किताब को लिखने में उनको 12 साल लगे थे। अगर मैं उनको उस किताब को साइकोलॉजी की अगर मैं बाइबिल कहूँ ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कह सकते हैं अपन, है ना? क्योंकि उस किताब के बाद में हम साइकोलॉजी को कि इसको एक सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो उसको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में स्टेब्लिश करने का काम अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, उनका था। किताब है 1890 की। क्लियर है मेरी बात? अब अपन बात करते हैं किताब का नाम क्या है, तो अपने को ध्यान में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, यहां से अपन ने बात कर ली कि ये सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुई है। फिलोसॉफी इसकी ब्रांच है, रूडोल्फ गोइकल है, और 1590 में इन्होंने एक वर्ड दिया था। यहां तक बात। अब सबसे पहले जब 16वीं शताब्दी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर, जब सबसे पहले इसको साइंस ऑफ सोल कहा गया, और साइंस ऑफ सोल के जो समर्थक थे, जो कहने वाले लोग थे, क्लियर है मेरी बात, वो कौन कौन थे? वो थे आपके अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ते। तीन थे, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ते, अपने को ध्यान में रखने। लेकिन फिर लोगों ने वापस सवाल किया, साहब सोल कैसी है, सोल का कलर कैसा है, दिखने में कैसी है, उसका स्वरूप क्या है? क्लियर है मेरी बात? उसका वजन कितना है, उसको हम कैसे देखें, कैसे पहचानें, उस पर टेस्ट कैसे करें, उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करें? क्योंकि आप जब किसी सब्जेक्ट को एक साइंस कहते हो ना, तो साइंस कहते हो तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव होनी चाहिए चीजें। जब आप साइंस को, जब सोल का आपका पता ही नहीं है कि सोल है या नहीं, उसको देखा नहीं किसी ने, क्लियर है मेरी बात, तो आप उस पर क्या एक्सपेरिमेंट कर लोगे? उसको क्या आप एविडेंस के थ्रू उसको लैब में टेस्ट कर सकते हो आप? क्लियर है मेरी बात? कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जब 16th सेंचुरी के अंदर ये बातें निकल के आई थी कि हम इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, तो ये जो डेफिनेशन है इसकी, कौन सी? साइंस ऑफ सोल की, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ सोल, ये डेफिनेशन पूरी तरीके से इनवैलिड कर दी गई थी, नकार दी गई थी। क्यों? क्योंकि हमें इसका विजन क्लियर नहीं था। ये चीज क्या है, इसका क्या है ये सोल? बात समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए हमने फिर 17th सेंचुरी की हम जब बात करें, इसे मैंने कहा था कि ये अरिस्टोटल है, इसको फादर कहते हैं। जब हम 17th सेंचुरी की हम बात करें, तो 17th सेंचुरी के अंदर आपके जो हैं वो हैं पेम्पोनोजी। कौन है? इटली के हैं ये। और इन्होंने कहा कि हम इसको साइंस ऑफ माइंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साहब? साइंस ऑफ माइंड। 17th सेंचुरी के अंदर जो पेम्पोनोजी है, उन पेम्पोनोजी ने क्या कहा था? पेम्पोनोजी ने इनको कहा था साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड। जब सोल की डेफिनेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुई थी, तो इन्होंने ये जनाब आए और इन्होंने कहा हम इसको साइंस ऑफ माइंड कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? है ना? तो इनकी भी बातें जब हुई थी, एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये पादरी थे, तो उस टाइम पे इटली में क्या हुआ था कि इन्होंने जो सोल है ना, उस सोल के पहले जो सोल थी, उस सोल के अमरत्व पे सवाल उठाए थे कि सोल अमर नहीं होती है ना? आत्मा अमर नहीं है, अमर नहीं है ना? पहले अपन ये मानते थे कि जो सोल है वो एकदम अमर है। लेकिन यहाँ पर पता लगा कि इन्होंने जब ये ऐसी बातें करी तो इनका विरोध हुआ था बहुत भयंकर, और इतना विरोध हुआ था कि इटली के बाजारों के अंदर चर्च के पादरियों ने इनकी किताब जो है
वो सरे बाजार, खुले बाजार में जला दी थी। इनकी किताबों की प्रतियां पूरे बाजार के बीच, बाजार के चौराहे में आग लगा दी थी। इतना इनका विरोध हुआ था उस टाइम पे। क्लियर है? तो जब इन्होंने साइंस ऑफ माइंड कहा तो फिर वापस इनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप साइंस ऑफ माइंड को है वो बता रहे हो, मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को, तो हमें बताओ कि माइंड का वो वाली बात है, माइंड का स्ट्रक्चर आप बता सकते हो, लेकिन माइंड कैसी है, क्या है, वो क्या सोचता है दूसरे के बारे में, आप, मैं है किसी और के माइंड में कैसे बता सकता हूं? किसी किसी और के माइंड की बात कैसे कर सकता हूं? वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उसके बारे में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो वापस बात वही है, माइंड कैसा, उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करें, उस पर टेस्ट कैसे करें, उस पर। क्लियर है मेरी बात? तो बात वही निकल के आई। और फिर जब ये चीजों का आंसर नहीं मिला तो हमने इस डेफिनेशन को भी क्या कर दिया था, इनवैलिड कर दिया था। इसका मतलब 17वीं सेंचुरी के अंदर ये जो साइंस ऑफ माइंड की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं थी, ये वाली बात भी। क्लियर है मेरी बात? फिर हम बात करते हैं आगे 18वीं सेंचुरी की। जब हम 18वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 18वीं सेंचुरी बिल्कुल डोरमेंट फेज था, एकदम बिल्कुल डोरमेंट, कोई काम नहीं हुआ था यहां पर। ठीक है ना? डोरमेंट पीरियड था बिल्कुल, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुपचाप थे। साइकोलॉजी का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ इस पीरियड में, सुप्त काल था एक तरीके से। क्लियर है मेरी बात? ये हम कह सकते हैं। फिर हम बात करें 19वीं सेंचुरी की, तो जैसे ही अपन 19वीं सेंचुरी के अंदर आते हैं तो 19वीं सेंचुरी के अंदर जो कहने वाले थे साइकोलॉजी को, वो कौन थे? तो वो थे सबसे पहले विलियम वुंट, विलहेम वुंट, जेम्स जेम्स सली, है ना? ये सारे लोग हैं। इन्होंने कहा कि ये जो साइकोलॉजी है ये क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना, क्या है ये? कॉन्शियसनेस है। लेकिन यहां पे एक बात और निकल के आती है, चेतना का कलर कैसा, इसका स्वरूप कैसा, इसको किसने देखा? क्लियर है मेरी बात? है ना? तो ये डेफिनेशन वापस से इनवैलिड कर दी गई, एक्सेप्टेबल नहीं हुई। और इसका रीजन मेनली दो है। एक आपके हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का सबसे ज्यादा अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो वो है मैकडूगल। एक आपके हैं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। क्लियर है मेरी बात? सिगमंड फ्राइड और मैकडूगल दोनों ने बहुत तरीके से कॉन्शियसनेस का, मैकडूगल की एक किताब थी एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके अंदर इन्होंने जो कॉन्शियसनेस है इस शब्द की इतनी आलोचना करी है, इसको इतना क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी का आज बहुत खराब दिन है कि आप पूरी की पूरी साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कह रहे हो जनाब। ये कब की बात है? ये 19वीं सेंचुरी की बात है। क्लियर है मेरी बात? बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा काला दिन है, ब्लैक डे बोल सकते हो आप साइकोलॉजी का, कि आप कॉन्शियसनेस बोल रहे हो यार, इतना गंदा वर्ड है ना, बहुत गंदा वर्ड मानते थे ये। कौन? विलियम मैकडूगल। और सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था? सिगमंड फ्राइड बोलते थे, देखो सिगमंड फ्राइड की जो कहानी अलग है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि माइंड तीन टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्शियसनेस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। मैं थोड़ी सी इसके बारे में और बता दूं आपको सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड जो है वो तीन टाइप मानते हैं। तो तीन टाइप कौन कौन से? वो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियसनेस माइंड की, एक अनकॉन्शियसनेस माइंड है और एक है सबकॉन्शियसनेस माइंड। ठीक है? अब ये बोलते हैं कि जो कॉन्शियसनेस माइंड है वो टोटल माइंड का जो है वो कितना परसेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल, ये बोलते हैं कि 1/9 है और ये 9/10 है। क्लियर है मेरी बात? ये इन्होंने एक इस, मान लो आप कि एक ऐसी थ्योरी दी थी जिसके अंदर एक ये, इसको थ्योरी को बोलते हैं आइसबर्ग थ्योरी। क्या नाम इस थ्योरी का? आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग थ्योरी इनकी है। इसके अंदर इन्होंने कहा जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये 1/9 है और इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, क्लियर है मेरी बात? ये जो अंदर डूबा हुआ पार्ट है
ये डूबा हुआ पार्ट है वो कैसा है, अनकॉन्शियस। तो आप केवल ये 9/10 को लेके इस 9/10 पे, सॉरी 1/9 पे, कॉन्शियसनेस कितना है 1/9, इस 1/9 के आधार पर आप पूरी पूरी मनोविज्ञान को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरी की पूरी साइकोलॉजी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो साहब, कि कॉन्शियसनेस भी एक ऐसा वर्ड दिया आपने जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, और वो वर्ड खुद अपने आप में अनडिफाइंड है, वो खुद टोटल का 1/9 ही है। उन्होंने कहा लगभग सारे काम अनकॉन्शियस माइंड के होते हैं, अनकॉन्शियस होता है सारा का सारा। क्लियर है मेरी बात? तो उन्होंने कहा कि ये जो आप कह रहे हो ना, ये कहानियां बहुत खराब है। कौन सी? कॉन्शियसनेस ऑफ साइकोलॉजी की। क्लियर है मेरी बात? अपन ने डिटेल से बात कर रखी होगी, देखना अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपन ने कहा क्या कि हाँ ये चीजें देखो क्लियर है, अपन ने बात कर ली है वाली। साइंस ऑफ सोल है, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, लोगस है, इसका मीन साइंस है, स्टडी है, सोल ऑफ स्टडी ऑफ सोल। क्लियर है? ये अपन ने बात करी थी। 16 सेंचुरी के अंदर जो है वो क्या हुए थे, 16 सेंचुरी के अंदर अपन ने बात करी थी, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते थे, साइंस ऑफ सोल उन्होंने कहा था। फिर ये डेफिनेशन मैंने कहा था कि क्या कर दी गई थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं थी? क्योंकि सोल का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं था उस टाइम पे। क्लियर है? उसका कलर, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी संरचना कुछ भी डिफाइन नहीं थी, है ना, सब चीजें अनडिफाइंड थी, इसलिए इस डेफिनेशन को एक्सेप्टेबल नहीं था। 17 सेंचुरी में इटालियन जो साइकोलॉजिस्ट है पोम्पोनोजी, इन्होंने साइंस ऑफ माइंड का अपन ने बात कर ली थी, ये डेफिनेशन भी मैंने कहा था इनवैलिड थी। उसके बाद में 18 सेंचुरी में कोई चेंज नहीं हुआ, डोरमेंट फेज था इस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें 19 सेंचुरी में, और 19 सेंचुरी में मैंने कहा था कि इसको क्या कहा कि साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और मैंने कहा था जो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहने वाले कौन कौन थे, हमने कहा था वुंट थे, जेम्स थे, सल्ली थे, है ना, इसमें लिखा हुआ नहीं होगा, है ना, नोट्स में मिल जाएगा आपको क्लियर। यहाँ पे केवल मेन मेन बातें लिखी हुई है, और कुछ छोटी मोटी चीज छूट जाएगी तो वो नोट्स में मिल जाएगी आपको, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में, ये कंफर्म है। ठीक है, हमने कहा था सिगमंड फ्राइड जो है, उन जो इन्होंने 3 लेवल बताई हैं कॉन्शियसनेस के, अनकॉन्शियसनेस के और सब कॉन्शियसनेस के। कॉन्शियसनेस 10% है ना, इसको बोल सकते हैं, टोटल का 1/9 है, टोटल का 9/10 है। क्लियर है? ये सब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस जो स्टेट होती है ना, वो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच की स्टेट होती है। क्लियर है मेरी बात? सबसे पहले कॉन्शियसनेस, फिर सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो अनकॉन्शियस से लेता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो कॉन्शियस से लेता है। ठीक है, डिटेल से पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, अपन डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर है मेरी बात? अब हम बात करते हैं मैकडूगल की। मैंने कहा था कि मैकडूगल की किताब थी एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके अंदर उन्होंने जो वर्ड था, कौन सा वर्ड, कॉन्शियसनेस वर्ड, इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इन्होंने, बहुत ज्यादा भयंकर रूप से क्रिटिसाइज किया इन्होंने। क्लियर है? अपोज किया था इसको, ये अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में हमने कहा एक थोड़ा सा और बात करते हैं विलियम वुंट के बारे में भी, ये अपन थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, विल्हेम वुंट के बारे में। देखो बहुत, अगर इसके बारे में अपन ने बात नहीं की तो क्या ही बात की है अभी तक। विल्हेम वुंट की बात करते हैं हम। विल्हेम विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट की अगर मैं बात करूं तो विल्हेम वुंट की मैं सीधी सी बात करूं, जर्मन के थे जनाब। और जब जर्मनी के थे तो जर्मनी के एक जो लिम्पजिंग शहर है, उस लिम्पजिंग शहर के अंदर, लिम्पजिंग पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के एचओडी थे ये। और 1875 में इनको एचओडी बना दिया गया था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एचओडी का मतलब क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जब ये लेकिन खास बात, एचओडी थे फिलोसॉफी के ये, लेकिन इन्होंने 1879 के अंदर इस दुनिया की पहली साइकोलॉजी की लैब स्टेब्लिश कर दी थी। ये सबसे काम की बात है, साइकोलॉजी की लेबोरेटरी है वो स्टेब्लिश करी थी इन भाई साहब ने। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार बात की। साइकोलॉजी की लैब है सबसे पहले किसने करी, तो विल्हेम वुंट ने। कहाँ के थे, जर्मन के थे। क्लियर है मेरी बात? जर्मनी के लिम्पजिंग शहर के अंदर लिम्पजिंग यूनिवर्सिटी है, जिसको आज अपन
15 के अंदर कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसी यूनिवर्सिटी का नाम बदल के कर दिया था क्या, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। क्लियर है मेरी बात। अब अपन बात करते हैं कि ये जो 1879 में इन्होंने जो लेब स्टेब्लिश करी थी, इस लेब की वजह से ही इनको हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्लियर है मेरी बात। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं। आधुनिक जो साइकोलॉजी है उसके फादर भी यही है। देखो, दो बातें बताऊं मैं आपको। फादर ऑफ साइक, कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। अपन ने बहुत आराम से बात करी है और बहुत बेसिक से मैं आपको बेसिक से एडवांस लेके जाऊंगा और बहुत एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे हर एक चीज को। फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात पूछे आपसे, अरस्तु। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की बात करें, कौन है, विल्हेम वुंट। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें तो भी कौन है, विल्हेम वुंट। लेकिन मैंने कहा था कि एक अमेरिका का जो था, जिन्होंने किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी थी, विलियम जेम्स की। किसकी थी, विलियम जेम्स की। वो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के फादर। आपको कहे कि अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो विलियम जेम्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहे तो मैं थोड़ा सा और कह दूं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी एक है आपका फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक है आपका फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, एक है आपके फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन। देखो, अब मैं बिल्कुल आपको एकदम कोई कंफ्यूजन की जगह ही नहीं छोड़ रहा हूँ। हर एक एक चीज है वो अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ साथ बता रहा हूँ। ये कौन थे, अरिस्टोटल। ये कौन थे, कौन थे, विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट। ये भी कौन थे, विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट। और अमेरिकन के कौन थे, ये विलियम जेम्स। ठीक है, तो आपको कहे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट के कौन है, वुंट हैं। मॉडर्न के भी वुंट हैं। अमेरिकन के जेम्स है, क्योंकि जेम्स कहाँ के थे, अमेरिका के थे। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, ये बात होगी थी कि इनके बारे में, हाँ ये बातें अपन ने कर ली थी फिर भी एक बार। जर्मनी में थे जनाब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैंने बात की थी, एचओडी बनाया था इनको। और कहाँ बनाया था, लिम्पजिंग यूनिवर्सिटी में बनाया था। अपन ने बात करी थी ये कहाँ पे थी, लिम्पजिंग सिटी के अंदर है, लिम्पजिंग यूनिवर्सिटी, जिसका नाम बात के अंदर 1915 के अंदर अपन ने बात की थी। क्या नाम कर दिया इसका यूनिवर्सिटी का, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इसका भी, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक है। और अपन ने बात करी कि सबसे पहले दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे पहले साइकोलॉजिकल लैब है 1879 के अंदर, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर खोली है, लिम्पजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर। और खोली किसने, विल्हेम वुंट ने। बात ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और इसीलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्यों नहीं थी कोई एक्सेप्टेबल, उसका रीजन है ना, क्योंकि कॉन्शियसनेस का पता नहीं चलता है ना। और मैंने कहा था कि कॉन्शियसनेस की उस टाइम पे जो सबसे पहले जो क्रिटिसाइज करने वाले दो आए थे, मैकडूगल और फ्राइड। उन्होंने कहा था कि क्या कह रहे हो आप यार, पूरी की पूरी साइकोलॉजी को कॉन्शियसनेस कह रहे हो आप, है ना। ये बात कर ली अपन ने, यहाँ पर बात होगी,
ये अपन बात करते हैं। फिर 20th सेंचुरी के अंदर जेबी वॉटसन आए, और जेबी वॉटसन ने कहा कुछ नहीं है, ये सब सब बकवास बातें हैं, ये जो सोल है, माइंड है, कॉन्शियसनेस है, ये कुछ नहीं है। साइंस जो साइकोलॉजी है वो है साइंस ऑफ बिहेवियर। क्या है? बिहेवियर है, साइंस ऑफ बिहेवियर। ये देखो ये डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आज तक वैलिड है, अभी भी यही चल रही है। वॉटसन वॉटसन है सबसे पहले, जेबी वॉटसन थे जिन्होंने साइकोलॉजी को क्या कहा था? साइंस ऑफ बिहेवियर कहा था। और समर्थन में इसके अंदर कौन कौन थे? वुडवर्ड थे, स्किनर थे, मैकडूगल थे, पाउलोव थे, थॉर्नडाइक थे, पिल्सबरी थे, और भी बहुत सारे थे। क्लियर है मेरी बात? उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्दीमर थे, कोलर थे, है ना, वो भी थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वॉटसन ने कहा था कि ये जो बिहेवियर मैं कह रहा हूं ना कि बिहेवियर है, साइंस ऑफ बिहेवियर, ये बिहेवियर किसका? तो इन्होंने कहा कि ह्यूमंस भी है, एनिमल्स भी है, सब दोनों का, मानव और पशु, ह्यूमंस और एनिमल दोनों के बिहेवियर की बात हो रही है। मैं जो साइंस ऑफ बिहेवियर बता रहा हूँ, दोनों के बिहेवियर, ह्यूमंस के भी, एनिमल्स के भी। क्योंकि आप देखोगे, अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए एनिमल्स के ऊपर। क्लियर है? एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके फिर उनके जो कंक्लूजन निकले, उन कंक्लूजन को हमने ह्यूमंस पर अप्लाई किया था। समझ में आ रही है? इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो साइंस ऑफ बिहेवियर है वो दोनों के हैं। और वॉटसन जो थे ना, वॉटसन कहते थे कि मैं बिहेवियर के अंदर सबसे ज्यादा जो मेन इफेक्ट मानता हूँ, वो मानता हूँ इन्वायरमेंट का, कि बिहेवियर सबसे ज्यादा अगर किसी से इफेक्ट होता है वो होता है इन्वायरमेंट से। कोई भी बच्चा है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, उससे वो डिपेंड करेगा कि वो आगे जाके क्या बनेगा। उसने ये भी कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, उनको मैं जो चाहे ना मैं वो बना सकता हूं, जो चाहे वो बना सकता हूं मैं। आप चाहो तो चोर, आप चाहो तो डाकू, आप चाहो तो इंजीनियर, आप चाहो तो डॉक्टर, आप चाहो तो लुटेरा, आप चाहो तो वकील, जो चाहे वो बना सकता हूं मैं। उन बच्चों को मैं उनको इन्वायरमेंट के साथ दूंगा। अगर डॉक्टर बना है तो आसपास के डॉक्टर है, उसको उस टाइप से उसकी स्टडी है, उसका नेचर है, पूरा का पूरा उसको जो इन्वायरमेंट है उसी तरीके से उसको दो, वो उसी इन्वायरमेंट में बड़ा हो, उसका एम ही वही रहे कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है। तो सबसे ज्यादा फैक्टर जो इन्होंने माना है, वॉटसन ने, वो माना इन्वायरमेंट को। तो ये मैंने लिखा भी है, इन्वायरमेंट इज अ नेसेसरी टू स्टडी ऑफ द बिहेवियर बिकॉज इन दिस इन्वायरमेंट इज अ चाइल्ड कैन बी टॉट एवरीथिंग। इन्वायरमेंट से सब कुछ सिखा सकते हो आप बच्चे को, सब कुछ, है ना। और ये बहुत प्यारी डेफिनेशन अपन ने बात कर ली कि गिव मी ए दर्जन हेल्थी दर्जन बच्चे दो और मैं उनको जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये पावर है इन्वायरमेंट की, वॉटसन ने कहा था ये पावर है इन्वायरमेंट की, है ना। एक बैटल ऑफ बिहेवियरिज्म आप पढ़ना घर जाके, बैटल ऑफ बिहेवियरिज्म, ये वॉटसन वॉटसन और मैकडूगल की जो है वो एक बैटल है, एक वाद विवाद प्रतियोगिता है शानदार, जिसको बाद में एक बैटल ऑफ बिहेवियरिज्म पे किताब लिख दी थी। उसमें मैकडूगल ये मानते थे कि साहब केवल ठीक है, बिहेवियर आप मानते हो, बिहेवियर मैं भी मानता हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन केवल इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं होती, ये कुछ ना कुछ हेरिडिटी भी होती है, कुछ जेनेटिक्स भी होती है, जो उस बच्चा अपने साथ लेके पैदा होता है। क्लियर है मेरे? कुछ उसमें गुण ऐसे होते हैं जो बच्चा खुद लेके, कुछ जीन्स ऐसे आते हैं उसके अंदर जो बच्चा अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, उनसे लेके आता है, वो उनको सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सचिन तेंदुलकर के अंदर वो जीन्स थे, इसलिए वो बेस्टमैन बना है। किसी चीज, किसी आदमी को आप कितना भी प्रैक्टिस करवा दो, कितने भी प्रैक्टिस करवा दो, सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता वो कभी भी। बात समझ में आ रही है? तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप वो अपने आप वो लेके आता है, जीन्स के अंदर होती है। ये माना था मैकडूगल का, और इन्हीं पे वाद विवाद हुई थी, और उस वाद विवाद का जो खूबसूरत बैटल है उसको कहा था, नाम दिया था बैटल ऑफ बिहेवियरिज्म पे। क्लियर है मेरी बात? वो अपन बात की बातें अपने सिलेबस की नहीं है तो अपन बात नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। फिर वुडवर्थ ने बहुत प्यारी डेफिनेशन दी थी। जब ये सब कुछ हो गया था तो वुडवर्थ ने कहा था कि देखो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आया कहाँ से है? फिलोसॉफी से आया है ना। तो वुडवर्थ की बहुत प्यारी डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, हम याद रखेंगे। सबसे पहले जो साइकोलॉजी है उसने अपनी आत्मा है वो छोड़ दी,
उसका त्याग कर दिया था। हमने कहा था ना, अभी 16th सेंचुरी में क्या था, साइंस ऑफ सोल था, फिर उसको इनवैलिड कर दिया था। क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहले उसने अपनी आत्मा है वो त्याग दी, वो छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद में माइंड को त्यागा, उसने माइंड को छोड़ा सबसे पहले। उ- उसके बाद में कॉन्शियसनेस को, और बाद में साइकोलॉजी ने बिहेवियर को अपना लिया, है ना। तो आज जो साइकोलॉजी है वो क्या है, बिहेवियर है। क्लियर है मेरी बात? ये वुडवर्ड साइकोलॉजी है, सबसे पहले अबेंडन किया किसका, सोल का, उसके बाद माइंड का, उसके बाद कॉन्शियसनेस का, उसके बाद में एक्सेप्ट किसको किया था, तो एक्सेप्ट किया था किसको, बिहेवियर को। ये अभी इन्होंने कहा था, एक्सेप्ट किसको किया है, एक्सेप्ट किया है बिहेवियर को। ठीक है, ये अपन बात कर ली। इसके बाद में स्कूल है साइकोलॉजी के, मेरे को लगता है वो अपन कल बात करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी बात है जो बिहेवियर, देखो साइंस ऑफ बिहेवियर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, साइंस ऑफ बिहेवियर कहा तो किसने था, वॉटसन ने, लेकिन जो बिहेवियर वर्ड है, वो वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, तो वो दिया मैकडूगल ने। किसने दिया, मैकडूगल, विलियम मैकडूगल ने। बिहेवियर शब्द को की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किसने की, मैकडूगल ने। लेकिन साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी को कहा किसने, वाटसन, जेबी वाटसन। क्लियर है मेरी बात? ये अपनी आज यहाँ तक की क्लासेस है। अपन वापस से मैं एक चीज रिपीट कर देता हूँ, फटाफट फटाफट से अपन बात करते हैं। सबसे पहले में अपन बात करते हैं, अपन वो पढ़ते हैं ना, अपन एक साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी सबसे पहले वर्ड कहाँ से आया था, साइकोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले कहाँ आया था, तो अपन ने बात करी थी कि 1590 के अंदर रूडोल्फ गोइकल की किताब दी साइकोलॉजी है, वहां से वो वर्ड आया था। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि जो ये वर्ड है, ठीक है, साइकोलॉजी है, ये दो वर्ड से बना, ग्रीन और ग्रीक और लैटिन, दोनों कोई भी ऑप्शन में आए, दोनों पे टिक मार, एक पे टिक मारोगे, दोनों में से एक मिल जाएगा आपको, ग्रीक या लैटिन, एक ही बात है। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि ये साइकी और लोगस से बनाया, साइकी का अर्थ होता है सोल, लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, तो इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ द सोल या साइंस ऑफ सोल। क्लियर है मेरी बात? ये डेफिनेशन 16वीं सेंचुरी के अंदर आई थी। इसको जो इसके जो समर्थक थे वो कौन थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे, डेकार्त थे। ठीक है, ये डेफिनेशन नकार दी गई पूरी तरीके से। क्यों नकारी? क्योंकि आत्मा का स्वरूप अपने पास स्पष्ट नहीं था, क्लियर नहीं था। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में आते हैं तो इटली के थे पंपोनोजी। इटली के पंपोनोजी ने क्या किया था, तो इटली के पंपोनोजी ने आपके साइंस ऑफ माइंड दिया था, और साइंस ऑफ माइंड की डेफिनेशन भी इनवैलिड कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी, अपन ने बात कर ली इसके बारे में। फिर 18वीं सेंचुरी में आते हैं तो 18वीं सेंचुरी के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एकदम शांत पीरियड था वो पूरा का पूरा। ठीक है, फिर 19वीं सेंचुरी में जैसे आएंगे तो विल्हेम वुंट आते हैं। विल्हेम वुंट वही हैं जर्मन के, जिन्होंने सबसे पहले लैब स्टेब्लिश की थी, दुनिया की सबसे पहले लैब 1879 के अंदर लिम्पजिंग शहर के अंदर। लिम्पजिंग यूनिवर्सिटी थी, जिसका नाम आगे बदल के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया था। और वो लैब जो थी ना, उस लैब की वजह से उनको क्या कहा गया, उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहा गया था, है ना। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है वो है। अच्छा, मदर कौन है साइकोलॉजी की, तो फिलोसॉफी है। फादर कौन है, अरस्तु है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो विल्हेम वुंट है। और मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर भी कौन है, विल्हेम वुंट है। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स वही हैं जिन्होंने फिलोसॉफी को साइकोलॉजी के रूप में एस्टेब्लिश करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और वो रोल इसलिए रहा है क्योंकि उनकी किताब आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और उस किताब की वजह से 12 साल लगे थे उस किताब को लिखने के अंदर, है ना। और उस किताब की खास बात है कि उनके जो शिष्य थे, किसके, जेम्स के, है ना, वो द जेम्स, उस किताब को कहते थे द जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम नहीं था उसका। ठीक है, तो वो उसी से कहता है कि कौन सी बुक, द जेम्स की बुक, द जेम्स की बुक, है ना। ऐसी बातें होती थी, अब अपनी काम की नहीं है, याद इतना रखना है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करी थी कि जब ये डेफिनेशन भी इनवैलिड हो गई थी, क्यों, क्योंकि फ्राइड ने और मैकडूगल दोनों ने इनका क्रिटिसाइज किया था, किसका, कॉन्शियसनेस वर्ड का। उन्होंने कहा भी कॉन्शियसनेस जो वर्ड है ना, बहुत गंदा वर्ड है। मैकडूगल ने अपनी किताब थी एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसके अंदर तो बहुत आराम से लिखा है कि बहुत गंदा वर्ड है, कौन सा, कॉन्शियसनेस। उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं किसकी, फ्राइड की। तो फ्राइड जो थे, सिगमंड फ्राइड, उन्होंने जो तीन बताए थे, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस,
सब कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्शियसनेस है वो केवल 1/9 है, 1/10वां हिस्सा ही होता है वो, केवल केवल, ठीक है। और जो अनकॉन्शियस है वो 9/10 है। तो जो 1/10 है उसको आप पूरे का पूरा क्या कर रहे हो, साइकोलॉजी कर रहे हो, तो गलत बात है ना ये, क्लियर है। क्योंकि ज्यादातर काम होते हैं वो किससे होते हैं, अनकॉन्शियस से होते हैं साहब। तो आप पूरी की पूरी साइकोलॉजी को ही क्या कर रहे हो, कॉन्शियस कर रहे हो। तो ये डेफिनेशन भी जब इनवैलिड हो गई थी, तब नई डेफिनेशन आई थी साइंस ऑफ बिहेवियर को। देने वाले कौन थे, सबसे मैन ज्यादा बिहेवियरिस्ट कौन थे, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन इतने थे कि ये इन्वायरमेंट पर सबसे ज़्यादा अपना मानते थे कि इन्वायरमेंट ही सब कुछ है, तो सिखाता है बच्चों को। और ये कहा बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका मेजरमेंट हो सकता है, उसका उसको उसको लैब में टेस्टिंग भी हो सकता है कि इसका बिहेवियर ऐसा है, तो इसका ऐसा बिहेवियर क्यों है, क्या रीजन है, क्या बैकग्राउंड है। क्लियर है मेरी बात। इसलिए ये डेफिनेशन आज तक टिकी हुई है। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, फिर उनकी डेफिनेशन आई थी कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, आप जो चाहो मैं उसको बना दूं। आप चाहो तो लुटेरा, आप चाहो तो डाकू, आप चाहो तो डॉक्टर, आप चाहो तो राष्ट्रपति, आप चाहो तो जो चाहे, आपकी मर्जी है वो मैं बना सकता हूं उसको। ठीक है। वुडवर्थ की बात आती है कि जो साइकोलॉजी है सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, उसके बाद में उन्होंने अपने मन मस्तिष्क जो माइंड है उसको त्यागा, सोल को त्यागा, माइंड को त्यागा। उसके बाद में क्या छोड़ी उन्होंने, कॉन्शियसनेस छोड़ दी अपनी। उसके बाद में बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया, बिहेवियर को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। ये वुडवर्थ की बहुत प्यारी डेफिनेशन है। अब अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में, और एक बार आप आराम से देख लो सब चीज़ें, फिर अपन आज की क्लास पे यहीं, ये, ठीक है, आराम से देख लो, क्योंकि हो सकता है मैं कई बार बीच में आ गया, तो एक बार देख लो इनको, रोक सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। जो चीज़ पढ़नी है देखनी है तो रोक लेना आप, है ना। ये अपन बात पर यहाँ तक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ ली, बाकी बातें बाद में। ओके, थैंक यू।